कंपोनेंट ऑफ सेल हम लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो कंपोनेंट ऑफ सेल देखने के पहले जो है सेल के क्या क्या डायग्राम है, डायग्राम के बारे में थोड़ा कमांड करते हैं हम लोग। सेल के डायग्राम के बारे में कमांड करते हैं। तो यहाँ पे ये दिख रहा है कोशिका द्रव है, ये कोशिका भित्ति है, ये प्लाज्मा झिल्ली है, केंद्रीय रिक्तिका है, टोनोप्लास्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया है, हरित लवण है, केंद्रक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्गी है, राइबोसोम है। थोड़ी बहुत डायग्राम पिक्चर का अगर डायग्राम रहेगा क्लियर तो सारी चीज़ें समझने में मदद मिलेगी। ये सेंट्रल वैक्यूल है, ये क्या है? सेंट्रल वैक्यूल है। और वैक्यूल को मेम्ब्रेन जो है इसको टोनोप्लास्ट कहते हैं। तो ये है, ये सेल वॉल है, सेल वॉल। सेल वॉल को कोशिका भित्ति बोलते हैं। ये प्लांट सेल का हम लोग पादप कोशिका का स्ट्रक्चर देख रहे हैं। हरित लवण को क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, केंद्रक को न्यूक्लियस कहते हैं, और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये गोल्गी बॉडी है आपका, गोल्गी, और ये राइबोसोम है, राइबोसोम है, ये साइटोप्लाज्म है। कोशिका के भीतर जो द्रव होता है उसको कोशिका द्रव बोलते हैं हम लोग। और प्लांट सेल में न्यूक्लियस जो है बीचों बीच नहीं होता है, किनारे होता है और छोटा होता है, इसको न्यूक्लियस हम लोग बोलते हैं। गोल्गी बॉडी हो गई है। तो इस तरह से जो है हम लोग और डायग्राम, ये न्यूरॉन की सेल है, न्यूरॉन सेल। न्यूरॉन सेल में हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे बीचों बीच जो है न्यूरॉन सेल में यहाँ पे आपका केंद्रक है, ये केंद्रक का ये डायग्राम आपका दिख रहा है, केंद्रक इसको बोलते हैं। और इसके केंद्रक के भीतर एक छोटा सा गोल और होता है, इसको हम लोग न्यूक्लियोलस बोलते हैं। रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, माइटोकॉन्ड्रिया जो एनर्जी प्रदान करता है, क्रोमोफिलिक पदार्थ, निषेध या बॉडीज, क्रोमोफिलिक, न्यूरोफाइब्रिल, साइटोप्लाज्म, देखिए यहाँ पे आ गया। तो इस तरह से ये इसका स्ट्रक्चर है। हम लोग यहाँ देखते हैं एनिमल सेल का है ये डायग्राम। तो एनिमल सेल का थोड़ा बहुत आइडिया रहने से आगे चीज़ों को समझने में मदद मिलती है। यहाँ पे ये राइबोसोम है, गोल्गी बॉडी है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है, माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम है, सेंट्रोसोम है, वैक्यूल है, ये सेंट्रियोल्स है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो थोड़ी बहुत डायग्राम जो है पे कमांड करेंगे हम लोग। स्ट्रक्चर एंड स्ट्रक्चर है ये प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में। यहाँ पे ये प्लांट सेल है, ये एनिमल सेल है। दोनों के बीच जो लिक्विड पाया जाता है उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। प्लांट में वैक्यूल बड़े बड़े होते हैं और एनिमल में या तो एब्सेंट होते हैं या तो नहीं होते हैं। यहाँ पे देखिए ये न्यूक्लियस का डायग्राम बना हुआ है। यहाँ इतना बड़ा न्यूक्लियोलस बना है, यहाँ ये इतना बड़ा सा जो है ना न्यूक्लियस बनाया हुआ है, लेकिन प्लांट में बड़ा सा न्यूक्लियस नहीं होता है, छोटा सा न्यूक्लियस होता है, लेकिन डायग्राम बना हुआ है। ये देखिए माइटोकॉन्ड्रिया है, सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, राइबोसोम है, न्यूक्लियस है यहाँ पे ये, ठीक है। तो गोल्गी बॉडी है, गोल्गी वेसिकल्स हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है। तो ये डायग्राम है। तो अब हम लोग चलते हैं इसके कंपोनेंट ऑफ सेल जो है वो क्या क्या है, इसके ऊपर हम लोग चलते हैं। कंपोनेंट ऑफ सेल के ऊपर हम लोग चलेंगे। कंपोनेंट सेल के ऊपर चलते हैं तो ये हम लोग देखते हैं कैमरे में। अब आ जाएंगे, क्या है फ़ोटो हम लोग का। अब जो है एल्बम में हम लोग आते हैं और यहाँ कैमरे में जाते हैं। क्या फ़ोटो है? ये फ़ोटो है। तो ये देखते हैं हम लोग कोशिका के मेन पार्ट्स क्या क्या हैं, कोशिका के मुख्य भाग क्या क्या हैं। तो कोशिका के मुख्य भाग में हम लोग देखते हैं क्या क्या है। तो यहाँ पे आ रहा है पहला पॉइंट जो है, ये जो आ रहा है कोशिका भित्ति है, ये सेल वॉल। सेल वॉल देखिए, सेल वॉल में ये देखिएगा कि ये एनिमल का मान लीजिए सेल है और ये जो है मान लीजिए ये प्लांट सेल है। तो प्लांट सेल में बाहर में दो मेम्ब्रेन होती है, ये ऐसे करके। बाहर वाला जो है इसको सेल वॉल बोलते हैं, सेल
वॉल बोलते हैं, और भीतर वाला जो है इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। एनिमल ये भीतर में ये बड़ा सा वैक्यूल होता है, छोटा सा न्यूक्लियस होता है, इसमें जो है बीच में बड़ा सा न्यूक्लियस होता है। तो ये एनिमल सेल में जो है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाहर में होता है, और प्लांट सेल में जो है सेल वॉल होता है, उसके भीतर जो है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। तो थोड़ा सा डायग्राम के कमांड करने के बाद चीज़ों को समझने में बहुत ही आसानी होती है। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे सेल वॉल है, ये कह रहा है कि सेल वॉल के बारे में अगर पहला पॉइंट हम लोग देखते हैं तो कोशिका भित्ति के बारे में ये क्या बता रहा है? कोशिका भित्ति के बारे में बता रहा है यह केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। सेल वॉल कहाँ पाया जाता है? सेल वॉल सॉरी बोलिए, कहाँ पाया जाता है? पादप कोशिका में पाया जाता है। ये सेल कोशिका भित्ति क्या चीज़ का बना होता है? सेलुलोज का बना होता है। क्या काम है इसका? यह कोशिका को क्या करता है? निश्चित आकृति देता है और आकार भी देता है। निश्चित आकृति और आकार और आकृति देता है। इसके अलावा कह रहा है कि जीवाणु जो है, जो बैक्टीरिया है, उसमें कोशिका भित्ति जो है बनी होती है क्या चीज़ की? पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। और प्लांट सेल में क्या चीज़ की बनी होती है? प्लांट सेल में ये प्लांट सेल में सेलुलोज की बनी होती है। सेल्यूलोज की बनी होती है। ये बार बार क्वेश्चन आता है। क्या क्वेश्चन आता है? क्वेश्चन आता है कि कोशिका भित्ति सेल वॉल बैक्टीरिया में क्या चीज़ का होता है? बैक्टीरिया जीवाणु में क्या चीज़ का होता है? तो ये पेप्टिडोग्लाइकेन का होता है। फिर क्वेश्चन आएगा कि प्लांट सेल में क्या चीज़ का होता है? ये सेलुलोज का होता है। अब हम लोग चलते हैं सेल मेम्ब्रेन के बारे में। सेल मेम्ब्रेन में जैसा कि मैंने आपको बताया, क्या बताया कि सेल मेम्ब्रेन जो है ये दोनों में होती है। कहाँ कहाँ दोनों में होती है? तो ये प्लांट सेल में भी होती है और एनिमल सेल में भी होती है, दोनों जगह होती है। तो कह रहा है कि सेल मेम्ब्रेन किसके बारे में कर रहा है? सेल मेम्ब्रेन के बारे में कर रहा है। कह रहा है कि कोशिका के सभी अवयव यानी कि कंपोनेंट एक पतली झिल्ली के द्वारा घिरे रहते हैं। बाहर का ये मेम्ब्रेन है, जैसे घर के बाहर में चारों तरफ जो है दीवार होती है, उसी तरह से ये दीवार का काम करता है, घेरे रहता है सेल को। कह रहा है कि इस झिल्ली को कोशिका झिल्ली कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इस झिल्ली को क्या कहते हैं? बोलिए, आवाज़ जोर से बोलिए कि सुनाई दे हमें भी। कोशिका झिल्ली कहते हैं। ये कोशिका झिल्ली की क्या खासियत होती है? ये अर्धपारगम में होता है। अर्धपारगम झिल्ली होती है। अर्धपारगम झिल्ली का मतलब क्या होता है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। क्या होती है ये? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। इसका कार्य क्या होता है? तो कह रहा है कि इसका मुख्य कार्य जो है कोशिका के अंदर जाने वाले एवं अंदर से बाहर आने वाले पदार्थों का निर्धारण करता है। क्या करता है ये? किसी भी चीज़ को बाहर भीतर सेल में आने में मदद करता है। कहता है कि कोशिका झिल्ली क्या चीज़ की बनी होती है? तो कह रहा है कि ये लिपिड की बनी होती है। कह रहा है कि यह लिपिड घटक जो है फॉस्फोग्लिसराइड के बने होते हैं। फॉस्फोग्लिसराइड के बने होते हैं। बाद में जैव रासायनिक अनुसंधानों से स्पष्ट हो गया कि कोशिका झिल्ली में प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है? प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। अब यहाँ पे जो है कोशिका झिल्ली का कर रहा है कि बनावट के बारे में, कि कोशिका झिल्ली का उन्नत नमूना 1972 में दिया गया। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था सिंगर। क्या नाम था? सिंगर व निकोलसन। सिंगर और निकोलसन।
उन्होंने इसके मॉडल को प्रतिपादित किया था। तरल कीमीर नमूना इसको बोलते हैं, फ्लूक मोज़ैक मॉडल तरल कीमीर नमूना के रूप में स्वीकार किया गया। कह रहा है कि इसके अनुसार लिपिड जो है, लिपिड के अर्धतलीय प्रकृति, लिपिड जो है अर्धतलीय प्रकृति के कारण द्विसतह 2 लेयर के भीतर प्रोटीन जो है पार्श्विक गति करता है। कह रहा है कि लिपिड के 2 लेयर होते हैं, लिपिड के जो है ये लिपिड के 2 लेयर हैं, लिपिड के 2 लेयर है, इसी में जो है प्रोटीन होता है, इसी में क्या होता है, प्रोटीन होता है, इसी में प्रोटीन ये है, इधर है प्रोटीन, ये इधर है प्रोटीन, ये फिर इधर है प्रोटीन, ये फिर इधर है प्रोटीन और फिर ये इधर है ऐसे प्रोटीन। बीच में 2 लेयर क्या चीज़ की है, लिपिड की, और बीच बीच में प्रोटीन जो है इसमें धंसे रहते हैं। तो ये हो गई हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। इसके बाद जो है तारकाय आया, तारकाय। तो ये तारकाय क्या है, ये तारकाय क्या है, इसके बारे में देखें हम लोग। तारकाय क्या है, तो तारकाय क्या है, कुछ पता चल रहा है? तारकाय क्या है, नहीं पता चल रहा है, चलेगा पता। देखिए तारकाय जो है, यहाँ पे हम लोग देखते हैं, एक मान लीजिए कि ये सेल है, क्या है, ये सेल है, सेल के भीतर में न्यूक्लियस है। तो यहाँ पे जो है एक स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियस के बाहर में, इसको बोलते हैं तारकाय, तारकाय, तारकाय। इसको इंग्लिश में सेंट्रोजोम भी बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेंट्रोजोम भी इसको बोलते हैं। ये सेंट्रोजोम 2 भागों में डिवाइड कर जाता है और 2 सेंट्रियोल का निर्माण करता है। किस चीज़ का निर्माण करता है, सेंट्रियोल। तो सेंट्रोजोम से 2 सेंट्रियोल बनता है, इस चीज़ के बारे में ध्यान देना है। और ये सेल डिवीज़न में मदद करता है, एक सेल से 2 सेल बनने में मदद करता है। तो तारकाय के बारे में, सेंट्रोजोम के बारे में क्या आ रहा है, कह रहा है कि तारकाय, तारकाय सेंट्रोजोम। कह रहा है कि इसकी खोज बोबेरी ने की थी, बोबेरी, इसकी खोज किसने की थी, बोबेरी ने की थी। यह केवल जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है, देखिए एनिमल सेल में पाया जाता है। तारकाय यानी कि सेंट्रोजोम, तारकाय यानी कि सेंट्रोजोम के अंदर 1 या 2 कण जैसी रचना होती है, कण जैसी रचना होती है, जिसे सेंट्रियोल कहते हैं। कह रहा है कि यह समसूत्री विभाजन में यह ध्रुव का निर्माण करता है, सेल डिवीजन में ये क्या करता है, मदद करता है। नेक्स्ट आ रहा है हमारा अंतःद्रव्यीय जालिका। ये देखिए अंतःद्रव्यीय जालिका को जानने के पहले हम लोग ये देखते हैं, ये सेल है, सेल में न्यूक्लियस है। तो जैसे हम लोग का शरीर जो है एक ढांचा होता है, हड्डी होता है, उसी तरह से इसमें भी जो है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये ऐसे ऐसे जो है 2 लेयर में होता है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो है स्केलेटन का निर्माण करता है। ये क्या चीज़ का निर्माण करता है, स्केलेटन, साइटोस्केलेटन का निर्माण करता है, साइटोस्केलेटन का ये निर्माण करता है। तो ये पूरे जो है रहता है ये, तो ये साइटोस्केलेटन का निर्माण करता है। अब हम लोग आगे इसके बारे में देखते हैं कि अंतःद्रव्यीय जालिका ये क्या होती है। कह रहा है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये क्या करता है, कह रहा है कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं, ये यूकैरियोटिक कोशिकाओं में होता है। ये देखिए कोशिकाओं के कोशिका द्रव में न्यूक्लियस के बाहर चपटा जैसा आपस में जुड़े हुए थैली युक्त छोटी नालिकावत जालिका तंत्र बिखरा रहता है।
जिसे अंतःद्रवी जालिका कहते हैं। कह रहा है कि प्रायः राइबोसोम अंतःद्रवी जालिका के बाहरी सतह पर चिपके रहते हैं, जिससे अंतःद्रवी जालिका के सतह पर यह राइजोम मिलते हैं, उसको खुदखुरी अंतःद्रवी जालिका। राइबोसोम की अनुपस्थिति पर अंतःद्रवी जालिका चिकनी होती है। कह रहा है कि ये जो नली लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसके किसी के ऊपर जो है ये राइबोसोम लगे रहते हैं और किसी के ऊपर यहाँ पे देख रहे हैं इस डायग्राम में नहीं लगे हुए हैं। तो जिसमें लगे हुए हैं उसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, और जिसमें राइबोसोम नहीं है उसको हम लोग स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। तो ये ईयर दो तरह की हो गई, एक रफ और दूसरी क्या हो गई, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गई। तो नेक्स्ट हम लोग देखने की कोशिश करते हैं क्या है। अब इसी के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है कि चिकनी अंतःद्रवी जालिका, चिकनी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसमें राइबोसोम नहीं है। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके बाहर की दीवारों पे क्या है, इसके बाहर के दीवारी पे ये है आपका राइबोसोम लगा हुआ है, राइबोसोम। तो जो राइबोसोम लगा हुआ है इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, और जिसमें राइबोसोम नहीं है इसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये दो तरह की है। तो कह रहा है कि जहाँ राइबोसोम नहीं होती है उसको चिकनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चिकनी अंतःद्रवी जालिका बोलते हैं, चिकनी अंतःद्रवी जालिका। कह रहा है कि जो कोशिकाएं प्रोटीन संश्लेषण, प्रोटीन सिंथेसिस एवं श्रवण में सक्रिय भाग लेती हैं, उसमें खुदखुरी अंतःद्रवी जालिका बहुयात से मिलती है। कह रहा है कि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ट्यूब है, इस जिसमें प्रोटीन हो, जिसमें राइबोसोम होगा क्या हो, तो वो सिक्रीशन का काम करेगी और प्रोटीन का निर्माण भी करेगी राइबोसोम के द्वारा। कह रहा है कि चिकनी जो है, चिकनी अंतःद्रवी जालिका प्राणियों में लिपिड सिंथेसिस के मुख्य स्थल होते हैं। कह रहा है लिपिड की भांति स्टेरॉयड हार्मोन चिकने अंतःद्रवी जालिका में ही होते हैं। कह रहा है कि ये जो स्टेरॉयड हार्मोन है, स्टेरॉयड हार्मोन जो है, स्टेरॉयड हार्मोन, ये कहाँ होते हैं, ये चिकने अंतःप्रावी, जिसमें चिकने कौन से हैं, जिसमें कि राइबोसोम नहीं है। इसमें क्या है, ये वाला क्या करता है, ये स्टेरॉयड जहाँ से सिक्रीशन होता है वहाँ पे ये पाया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ईआर का मुख्य कार्य क्या क्या है। यहाँ पे ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कार्य क्या क्या हैं, बोलिए। का मुख्य कार्य उन सभी वसाओं, ये देखिए वसाओं एवं प्रोटीनों का संचरण, ट्रांसपोर्टेशन करता है, जो कि विभिन्न झिल्लियों, मेम्ब्रेन्स, अलग अलग सेल में मेम्ब्रेन्स हैं, जैसे कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, केंद्रक झिल्ली आदि का निर्माण करता है। तो ये कोशिका झिल्ली जो है और केंद्रक झिल्ली जो है उसके निर्माण में ये मदद होता है। अब आ गया हमारा इम्पॉर्टेंट राइबोसोम जो साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस है। राइबोसोम क्या है, साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस है। कह रहा है कि सबसे पहले क्या कर रहा है, सबसे पहले क्या बता रहा है ये, सर्वप्रथम रॉबिन्स एंड ब्राउन ने 1953 ईस्वी में पादप कोशिका यानी कि प्लांट सेल में जी पैलेडे ने 1953 ईस्वी में
जंतु कोशिका में राइबोसोम को देखा और 1958 में रॉबर्ट ने इसका नामांकन किया। कह रहा है ये राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए नामक अम्ल और प्रोटीन की बनी होती है। राइबोसोम क्या चीज़ की बनी होती है? आरएनए। और क्या चीज़ की बनी होती है? ये प्रोटीन। दो चीज़ें इसमें होती हैं। राइबोसोम में दो चीज़ें होती हैं। पहला जो है आरएनए है राइबोसोम में, और दूसरा जो है प्रोटीन आपका है। कह रहा है यह प्रोटीन संश्लेषण के लिए उपयुक्त स्थान प्रदान करती है, अर्थात यह प्रोटीन का उत्पादन स्थल है, इसलिए इसे प्रोटीन की फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन कहा भी जाता है। आगे हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि राइबोसोमल कोशिका द्रव में ही नहीं, कह रहा है यहाँ पे कि राइबोसोम कहाँ पाया जाता है। कह रहा है कि केवल कोशिका द्रव में ही नहीं बल्कि यह हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट, सूत्रकणिका यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया एवं खुददरी अंतःद्रव्य जालिका, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी पाया जाता है। रफ एंडोप्लाज्मिक कह रहा है कि यूकैरियोटिक में जो है राइबोसोम होता है वो 80S तरह का होता है, और प्रोकैरियोटिक सेल जो बैक्टीरिया वगैरह में मिलते हैं उसमें राइबोसोम 70S के होते हैं। कह रहा है कि S जो है यहाँ पे स्वेडवर्ग इकाई सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट इसको बोलते हैं, अवसादन गुणांक को प्रदर्शित करता है। यह अपरोक्ष रूप से आकार एवं घनत्व को व्यक्त करता है, आकार और घनत्व को व्यक्त करता है। आगे हम लोग देख रहे हैं। कह रहा है कि स्तनी के लाल रुधिर में, कह रहा है कि जो स्तनधारी हैं हम लोग, स्तनी के लाल रुधिर में राइबोसोम एवं अंतःप्रावी जालिका नहीं पाया जाता है। आरबीसी में ये नहीं पाया जाता है राइबोसोम और अंतःप्रद्रवीय जालिका। कह रहा है कि लाल रुधिर कर्ण द्वारा प्रोटीन से विश्लेषण नहीं होता है। ये आरबीसी में जो है ना प्रोटीन का निर्माण नहीं होता है। अब हम लोग आगे देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया हम लोग दूसरे क्लास में हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया जो है हम लोग दूसरे क्लास में देखने की कोशिश करेंगे।